नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानी मेहंदी के फूल। और अब तक हमने जो हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कहानियाँ हमने पढ़ी है उन कहानियों पर बनने वाले प्रश्न भी इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के ऊपर सेंड करेंगे। यादवेंद्र शर्मा चंद्र इनका उपनाम है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र के साहित्यिक परिचय के बारे में। उसके बाद हम कहानी का जो कथानक है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे कहानी संकलन जो पाठ्य पुस्तक अब तक हमने जो कहानियाँ पढ़ी उन कहानियों पर बनने वाले लघुतरात्मक प्रश्न है, कुछ समीक्षात्मक प्रश्न है जो आपको दिए जाएंगे। और प्राय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होंगे। जानते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र का साहित्यिक परिचय। चंद्र इनका उपनाम है और ये मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले हैं। चंद्र यादवेंद्र शर्मा चंद्र उन विरले लेखकों में हैं जिन्होंने अपने लेखन के बल पर जीवन यापन किया है और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा बीकानेर में आरंभ की और कलकत्ता में इन्होंने नौकरी भी की और जल्द ही साहित्य साधना को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बना लिया। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने राजस्थानी जीवन के विविध रूपों का अपनी कथा कृतियों में रूपायित किया। इनके उपन्यास है, कहानियाँ हैं, एक और सामंती जीवन की विडंबनाओं का चित्रण भी करते हैं तो दूसरी ओर आज के जीवन की भयावहता को भी उनमें उतारते हैं। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने विपुल मात्रा में साहित्य सृजन किया है किंतु उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: खम्मा अन्नदाता, सावित्री, पोस्टमैन, प्यास के पंख, अग्निपथ, सन्यासी और सुंदरी, जनानी ड्योढ़ी, एक और मुख्यमंत्री, खून का टीका, ढोलन कुंज गली, हजार घोड़ों का सवार, गुलाबड़ी, ये आदि उपन्यास है। आदि उपन्यास एक इंसान की मौत, एक इंसान का जन्म, मेरी प्रिय कहानियाँ, चर्चित कहानियाँ, 51 कहानियाँ, विशिष्ट कहानियाँ आदि कुल 15 कहानी संकलन है। इनके कहानी संकलनों में अश्वत्थाम, ताश का घर, चार अजूबे आदि इनके नाटक हैं। ये उनकी सब लगभग 80 कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्होंने कालबोध नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया है। यादवेंद्र शर्मा अपने लेखक के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी तथा राजस्थान साहित्य अकादमी के विशिष्ट साहित्यकार के रूप में भी ये सम्मानित हो चुके हैं। हजार घोड़ों का सवार ये इनका उपन्यास है और इस उपन्यास पर राजस्थानी साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, हजार घोड़ों का सवार। यादवेंद्र शर्मा चंद्र एक कुशल कहानीकार भी हैं और अपनी कहानियों में वे राजस्थानी जीवन की झांकियाँ प्रस्तुत करते हैं तथा सामंती जीवन के कथानकों पर उन्होंने अनेक कहानियाँ भी लिखी है। उनकी कहानियों के पात्र संघर्षशील और जीवंत होते हैं। वे अपनी कहानियों में घटनाओं को नाटकीय मोड़ देकर रोचक भी बनाते हैं। उनकी कहानियों की भाषा बोधगम्य और कहानी के कथ्य के अनुरूप भी होती है। वह आम बोलचाल की भाषा होती है पर उसमें राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी सार्थक प्रयोग मिलता है। भावुकता का निर्वाह उनकी कहानियों की शक्ति भी है और कमजोरी भी। यह जरूर है कि जितना उन्होंने लिखा है उसके अनुरूप उन्हें साहित्य में मान्यता नहीं मिली। इसका कारण उनकी रचनाओं की गुणवत्ता हो सकती है पर वे निसंदेह एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। अब हम पढ़ते हैं उनकी कहानी मेहंदी के फूल है। और कहानी विस्तृत रूप से तो न पढ़ करके हम उसके कथानक के बारे में, उस कहानी का मूल भाव क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे। मेहंदी के फूल यादवेंद्र शर्मा चंद्र की एक प्रतिनिधि कहानी है जिसके बारे में यह आसानी से कहा जा सकता है कि यह चंद्र की कहानी है। एक राजपूत युवक अपनी नवविवाहित पत्नी को विदा करा बस के द्वारा ले जा रहा है। यानी एक राजपूत युवक है और उसकी नई नई शादी हुई है और वह अपनी पत्नी को विदा करा के बस के द्वारा अपने गंतव्य, अपने स्थान पर जा रहा होता है। और उसी बस में एक सेठ
उसी बस में एक सेठ अपनी पुत्री के साथ भी यात्रा कर रहा है। पूर्व योजना के अनुसार डाकुओं का एक दल बस पर आक्रमण कर देता है। यानी बस जैसे ही जंगल से भीड़ से गुजरती है और डाकुओं के एक दल आता है और दल उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। बस रुकवाकर सेठ की पुत्री का अपहरण कर लेता है। डाकू आते हैं और बस रुकवाते हैं और सेठ की बेटी का अपहरण कर लेते हैं। सेठ की पुत्री मदद के लिए चिल्लाती भी है, पर डाकुओं का मुकाबला कौन करे। हथियारबंद थे डाकू, डाकुओं मुकाबला कौन करे। और राजपूत की युवा पत्नी अपने पति को सेठ की पुत्री की मदद के लिए प्रेरित करती है। राजपूत की पत्नी है जो नवविवाहित दंपति है, और उस राजपूत की जो पत्नी है, नवविवाहित पत्नी, वह अपने पति को उस सेठ की पुत्री की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। राजपूत युवक अपनी जान पर खेलकर सेठ की बेटी को डाकुओं के चुंगल से मुक्त भी करा लेता है, पर मुठभेड़ में वह राजपूत जिसकी थोड़ी अभी भी शादी हुई है वह शहीद हो जाता है। नवविवाहिता युवती का सुहाग विधवे में बदल जाता है। यानी कुछ पल पहले ही वह सुहागन बनी ही थी, उससे पहले ही थोड़े समय बाद ही वह विधवा भी हो जाती है। वह बिलखती हुई अपने पति की लाश पर भी झुक जाती है। उसके हाथों में लगी ताज़ा मेहंदी फूल की तरह चमक भी रही है। यानी मेहंदी के फूल, यानी अभी भी मेहंदी सूखी भी नहीं थी, यानी मेहंदी फूल की तरह चमक रही है। यानी लेखक के कहने का मतलब अर्थ कहानी में तात्पर्य यही है कि एक स्त्री की मान और सम्मान के लिए राजपूत युवक ने अपनी बलि दे दी। इस प्रकार यह कहानी राजस्थान की राजपूत परंपरा का जो त्याग और बलिदान है उसकी अभिव्यक्ति करती है। नारी के सम्मान की रक्षा के लिए एक राजपूत युवती अपने पति को ललकारती है। पति भी सेठ की पुत्री की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देता है। यह राजस्थानी जीवन का एक गौरव और गरिमा भरा पृष्ठ है। कहानी में नाटकीयता भी है, ब्याह भी है, और आतंक का वातावरण तो बिल्कुल सजीव है। इस प्रकार कहानी का मार्मिक रूप से समापन हो जाता है। यानी इस कहानी के माध्यम से राजस्थान की परंपरा का, राजस्थान की शौर्यता का परिचय कहानी में एक राजपूत युग के माध्यम से लेखक ने, कहानीकार ने दिया है। इस तरह कहानी बड़ी सजीव है और अंत कहानी का बड़ा ही मार्मिक है। यानी एक तरह से राजस्थान की त्याग बलिदान की परंपरा को यह कहानी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करती है। अब तक हमने जो कहानियाँ पढ़ी है उन कहानियों में जो बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर हम विचार डालते हैं। ये समीक्षात्मक प्रश्न है और इन प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके महाविद्यालय रामगंज मंडी का जो यूट्यूब चैनल है, यानी यूट्यूब चैनल तो है ही है, इसके साथ अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उस ग्रुप में आप इनके उत्तर लिख कर भेज सकते हैं। पहले समीक्षात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि बंग महिला की दो लाई वाली कहानी हिंदी की प्रथम मौली कहानी है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, खेल कहानी में जैनेन्द्र ने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण किया है, सिद्ध कीजिए। तीसरा प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न प्राय विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछ ही लिए जाते हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्न है जिन्हें आपको 20 से 30 शब्दों में जिनका उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? अज्ञे की कहानियों का मूल भाव क्या है? तीसरा प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? और चौथा प्रश्न है, यशपाल की पर्दा कहानी का कथानक क्या है? अगले वीडियो में हम अगली कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।